तो एक टाइम था जब कार्टून्स का मतलब ज्यादातर कॉमेडी, एक्शन और मस्ती हुआ करता था। कार्टून नेटवर्क पर डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, जोनी ब्रावो, एड एड नेडी और पॉप अप गर्ल्स जैसे शोज चल रहे थे। तभी एक अमेरिकन क्रिएटर जोना डिलवर्थ के दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन ब्रिलियंट किस्म का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्या हो अगर एक ऐसा कार्टून बनाया जाए जो बच्चों को हंसाए भी, डराए भी और साथ ही एक इमोशनल मैसेज भी दे। और इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जोना डिलवर्थ ने 18 फरवरी सन 1996 को द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसमें करेज नाम का एक पिंक डॉग था। और इस शॉर्ट फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाने की वजह से कार्टून नेटवर्क ने 12 नवंबर सन 1999 को करेज द कावर्डली डॉग नाम की एक पूरी टीवी सीरीज में बदल देने का फैसला कर लिया। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि करेज का नाम ही उसके पूरे कैरेक्टर का मैसेज था। अक्सर लोग सोचते हैं कि बहादुर वही होता है जो कभी नहीं डरता, लेकिन जॉन आर डिलवर्थ कुछ और कहना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि असली बहादुरी उस इंसान या उस क्रिएचर में होती है जो डरने के बावजूद भी हिम्मत से डटा रहे। करेज हर एपिसोड में कांप रहा होता था, चीख रहा होता था, भागने की कोशिश कर रहा होता था, लेकिन जब उसकी फैमिली की जिंदगी खतरे में पड़ती तो वही करेज उन्हें बचाने की खातिर अपने डर से भी लड़ जाता था। इसी वजह से शो का नाम भी करेज द कावर्डली डॉग रखा गया, जो कि पहली नजर में तो कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, लेकिन असल में पूरे शो का मैसेज वही था। अब सवाल ये आता है कि शो इतना अलग क्यों लगता था? तो इसका रीजन था उसकी दुनिया, क्योंकि शो में नोहेर नाम की एक सुनसान जगह को दिखाया गया था। नाम ही बता रहा है कि एक ऐसी जगह जो कि लिटरली दुनिया से कटी हुई थी। चारों तरफ खाली जमीन, दूर दूर तक कोई नहीं, बीच में एक अकेला घर और उस घर में म्यूरियल, एस्टस और करेज। ये आइसोलेशन जानबूझकर क्रिएट की गई थी ताकि हर एपिसोड में ऑडियंस को लगे कि यहाँ तो कुछ भी डरावनी घटना घट सकती है। कभी एनशिएंट कर्सेस, कभी टॉकिंग एनिमल्स और कभी ऐसे विलन्स जिन्हें अगर सपने में भी देख लिया जाए तो हमेशा के लिए याद रह जाएं। और सच कहूँ तो इसी वजह से ये शो फेमस हुआ था। जब दूसरे कार्टून सिर्फ हंसाने की कोशिश कर रहे थे, तब इस कार्टून ने ऑडियंस को डराना भी शुरू कर दिया था। किंग रैमसेस का एपिसोड आज भी लोगों को याद है। फ्रीकी फ्रेड का एपिसोड लोगों को अजीब और अनकंफर्टेबल फील करवाता था। द मास्क जैसे एपिसोड्स इमोशनल लेवल पर हिट करते थे। यानी शो सिर्फ मॉन्स्टर्स के बारे में ही नहीं, बल्कि लोनलीनेस, फियर, फ्रेंडशिप, फैमिली, एक्सेप्टेंस और लव जैसे टॉपिक्स भी एक्सप्लोर करता था। बचपन में हम सिर्फ शो के मॉन्स्टर्स देखते थे, लेकिन अब बड़े होने के बाद हमें उन एपिसोड्स के इमोशंस भी समझ आते हैं। इसी वजह से करेज सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन गया। इस शो की पॉपुलैरिटी का एक और रीजन था उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ऑडियंस को कभी पता ही नहीं होता था कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। आज एलियन, कल मम्मी, परसों घोस्ट और उसके बाद कोई कम्प्लीटली अजीब क्रिएचर। हर एपिसोड एक नई दुनिया जैसा लगता था। इसी वजह से लोग हर हफ्ते एक्साइटेड रहते थे। और फिर आगे चलकर नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी आया। बहुत सारे लोगों के लिए करेज शो उनका पहला हॉरर एक्सपीरियंस था। आज भी इंटरनेट पर हजारों लोग कहते हैं कि हॉरर मूवीज देखने का इंटरेस्ट उनमें इसी शो की वजह से पैदा हुआ था। शो ने बच्चों को डराया भी और एंटरटेन भी किया, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होता है। लेकिन फिर एक टाइम आया जब 22 नवंबर सन 2002 को करेज शो बंद कर दिया गया, और यहीं से लोगों के बीच शुरू हो जाती है कंफ्यूजन। कई लोग सोचते हैं कि शायद शो फ्लॉप हो गया था या लोगों ने देखना बंद कर दिया था, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। करेज अपने टाइम का काफी सक्सेसफुल शो था। उसे अवार्ड्स नॉमिनेशंस मिले, क्रिटिक्स ने प्रेज किया और ऑडियंस ने भी बहुत प्यार दिया। असल प्रॉब्लम ये थी कि शो के एपिसोड्स बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। हर एपिसोड में नए मॉन्स्टर्स, नए विजुअल इफेक्ट्स और नए एनिमेशन स्टाइल्स यूज होते थे। ये नॉर्मल कार्टून्स के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। ऊपर से जॉन आर डिलवर्थ खुद भी क्रिएटिव प्रोसेस में बहुत ही डीपली इन्वॉल्व रहते थे। राइटिंग, डायरेक्टिंग और ओवरऑल विजन मेंटेन करना आसान नहीं होता था। इसी बीच कार्टून नेटवर्क भी अपनी प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजीज बदल रहा था, क्योंकि वो नए शोज को चांस देकर अपनी लाइनअप को रिफ्रेश करना चाहता था। करेज जैसा हॉरर कॉमेडी एक्सपेरिमेंटल शो उस वक्त के कमर्शियल डायरेक्शन में परफेक्टली फिट ही नहीं बैठ पाया। कुछ लोगों ने ये थ्योरी भी बनाई कि शो बहुत ही स्कैरी था और पेरेंट्स कंप्लेंट्स की वजह से बंद कर दिया गया, लेकिन इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल प्रूफ कभी सामने ही नहीं आया। कई रिपोर्ट्स और डिस्कशंस के मुताबिक जॉन आर डिलवर्थ को लगने लगा था कि शो अपनी नेचुरल जर्नी कंप्लीट कर चुका है और उसे जबरदस्ती खींचना सही नहीं रहेगा। और शायद इसी वजह से करेज शो का एंडिंग फैंस को इतना बुरा नहीं लगा जितना कि किसी कैंसल्ड शो का लगता है। ये एक ऐसा शो था जो अपनी पहचान बना कर गया, और आज लगभग 22 साल बाद भी लोग करेज के एपिसोड से हिडन मीनिंग्स, थ्योरीज और क्रीपी मोमेंट्स डिस्कस करते हैं। बहुत से नए कार्टून्स आए और चले गए, लेकिन करेज द कावर्डली डॉग आज भी कार्टून नेटवर्क के सबसे लेजेंडरी कल्ट क्लासिक शोज में गिना जाता है। अब अगर हम इस सवाल की तरफ बढ़ें कि क्या करेज शो न्यू एपिसोड्स के साथ टीवी पर वापस आ सकता है, तो इसका जवाब अभी कुछ दिया नहीं जा सकता, लेकिन 3 ऐसे रीजन है जिनको देखते हुए इस शो के वापस आने की उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि
कि करेज शो उन कार्टून्स में से है जो कि डिसकंटिन्यू होने के बाद भी लोगों के दिल और दिमाग से कभी नहीं निकले। इस शो के 2002 में ही खत्म हो जाने के बाद भी आज के वक्त में इसकी पॉपुलैरिटी काफी मजबूत और मर्चेंडाइज की भारी डिमांड है। अब जब कोई कार्टून 22 साल बाद भी इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग मेंटेन कर रहा हो तो नेचुरली उसके कमबैक की पॉसिबिलिटीज काफी हाई रहती हैं। अब दूसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद जॉन आर डिलवर्थ ने भी करेज शो को वापस लाने की कोशिश की थी। सन 2014 में द फॉग ऑफ करेज नाम की एक CGI स्पेशल पर काम किया गया था और बाद में बिफोर करेज नाम के एक प्रीक्वल प्रोजेक्ट की भी डिस्कशन सामने आई थी। मतलब शो के क्रिएटर भी करेज की दुनिया को आगे एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड थे। और तीसरी बात यह है कि 14 सितंबर सन 2021 में करेज की एक क्रॉसओवर मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम था स्ट्रेट आउट नोवेयर स्कूबी डू मीट्स करेज द कावर्डली डॉग। इस मूवी ने ये प्रूव कर दिया कि करेज शो को प्रोडक्शन कंपनीज बिल्कुल भी नहीं भूली। इसी वजह से अगर फ्यूचर में कभी कार्टून नेटवर्क या वार्नर ब्रोस डिस्कवरी अपनी क्लासिक फ्रेंचाइजीज को एग्रेसिवली रिवाइव करने का डिस्कशन लेते हैं तो करेज द कावर्डली डॉग उन सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में से एक हो सकता है जिसका नाम सबसे पहले डिस्कशन टेबल पर आए।